नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल। जी हाँ मित्रों, सुपर टेट 2022 एवं विभिन्न एग्जाम्स को लेकर के हमारे साइंस की सीरीज आप सभी के लिए सेकंड क्लासेज को लेकर हम आ चुके हैं। तो जी हाँ मित्रों, तो एक बार आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। जितने भी न्यू विजिटर हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। तो टुडे के वीडियो को आरंभ करते हैं। तो टुडे के वीडियो में जो कि हमारी साइंस की सीरीज रहेगी, जो कि 2020 सीरीज के माध्यम से प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक क्लासेज में आपको 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला दी जाती है, जिसमें आपके सुपर टेट एग्जाम 2022 हेतु, ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम, लेखपाल, यूपी पुलिस आदि एग्जाम्स के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको प्रोवाइड की जा रही है। और उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए मित्रों, टुडे की क्लासेज में मापक यंत्र एवं पैमाने यानी भौतिक राशि को किस मापक यंत्र से या किस पैमाने में मापा जाता है एवं अभियांत्रिकी सिद्धांत कौन सा सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो उस पर सेलेक्टेड 30 प्रश्नों की सीरीज ये रहने वाली है मित्रों। तो सभी लोग शेयर कर देंगे वीडियो को। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन रीड करेंगे। ऑडियोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, सेक्सटेंट है, सोनार है। तो देखो, महासागर में जो भी डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उनकी स्थिति या कितनी गहराई है उनकी, या उनको देखना है कि कितनी गहराई के अंदर है ये समुद्र में डूबी हुई है महासागर में, तो उस यंत्र का नाम है सोनार। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। सोनार के माध्यम से महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति की पहचान की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए, सोनार का प्रयोग क्या किया जाता है? महासागरों में, समुद्र में जो वस्तु नीचे डूबी हुई होती है उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहां से समझ चुके होंगे कि आपका आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है किस यंत्र के माध्यम से? ऑप्शन रीड करेंगे। क्रोनोमीटर है, एनीमीटर है, ऑडियोफोन है, ऑडियोमीटर है। तो देखिए, ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसे मापने के लिए जिस यंत्र की सहायता ली जाती है उस यंत्र से मापा जाता है, उसे ऑडियोमीटर कहते हैं। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है मित्रों, बिल्कुल से। तो सीरीज को शेयर कर देंगे सभी के साथ। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या घनत्व के? तो देखिए, पायरोमीटर की बात की जा रही है, बिल्कुल से सभी यंत्रों को आप एक गहरी नज़र से, सरसरी नज़र से एक बार नोट भी कर लेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आपको सेलेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला दी जा रही है। तो यहाँ से आपका पायरोमीटर यंत्र के माध्यम से जिसे मापा जाता है वह है आपका उच्च ताप। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब की, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। ठीक है, तो मैनोमीटर जो यंत्र है जिसके माध्यम से मापा जाता है, इस तरह भी आपके प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर चला जाएगा, गैसों का दाब मापा जाता है किसके माध्यम से? मैनोमीटर यंत्र के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर और हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विशेषकर ध्यान रखना है, और कई बार आपका वायुमंडलीय दाब का विभिन्न एग्जाम्स में बना है। ठीक है, तो वायुमंडलीय जो दाब मापा जाता है उस यंत्र का नाम है आपका बैरोमीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? हाइड्रोमीटर, ब्यूटेरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। ठीक है, तो यहाँ से आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि दूध का जो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है वो लैक्टोमीटर की सहायता से, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों ऑप्शन एक साथ हैं कुछ ही अंतर होता है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप गलत करें। तो यहाँ पर देखो कुछ भिन्नता दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बिल्कुल से जाएगा आपका
हाइग्रोमीटर की ओर, ठीक है। याद रखेंगे, हाइड्रोमीटर नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे हाँ जी, हाइग्रोमीटर, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सोने की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, कैरेटोमीटर, ठीक है। तो देखो, सोने की शुद्धता मापनी है कि सोने जो है कितना शुद्ध है, कितने कैरेट का है, 18, 20, 22, 24, ठीक है। तो उसकी शुद्धता के लिए जो यंत्र की सहायता ली जाती है मापने के लिए, तो उसका नाम है कैरेटोमीटर, ठीक है। याद रखेंगे, एक एक प्रश्न सेलेक्टेड है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, रक्त का दाब मापने का यंत्र का नाम है टेकोमीटर, स्फेग्नोमीटर, एक्टोमीटर, बैरोमीटर, ठीक है। तो देखिए, रक्त का दाब यानी रक्त का जो दबाव है उसे मापने के लिए जिस यंत्र की सहायता ली जाती है वो ऑप्शन बी है, यानी स्फेग्नोमीटर, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। अब देखिए, ऑप्शन को रीड करेंगे पहले सबसे। एनीमोमीटर है, कोलोरीमीटर है, लक्समीटर है, अल्टीमीटर है। तो प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर विशेषकर ध्यान रखेंगे किस वस्तु की मापने के लिए पूछा गया है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो देखो, प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है, उसे लक्स मीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके लिए, रडार का उपयोग किया जाता है या रडार उपयोग में आ जाता है, ठीक है। प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्त कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में, ठीक है। तो रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार एक ऐसा यंत्र है जिसमें रेडियो तरंगें द्वारा वस्तुओं की स्थिति की जानकारी ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। यानी रेडियो तरंगों के माध्यम से वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है, किसके माध्यम से? रडार के माध्यम से, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, या रिएक्टर पैमाने द्वारा कौन सी राशि मापी जाती है, ठीक है। तो हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान, ठीक है। तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक एक प्रश्न सेलेक्टेड है, तो शेयर कर दे चलेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेलेक्टेड सीरीज आपको रेगुलर प्रोवाइड की जाएगी। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने में, डेसिबल पैमाने में, पीएच पैमाने में, सेल्सियस पैमाने में, ठीक है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी जाती है रिएक्टर पैमाने में। बाकी डेसिबल पैमाने के द्वारा ध्वनि को मापा जाता है, पीएच के द्वारा अम्ल क्षार की वैल्यू पता लगाया जाता है कि अम्ल है या क्षार है, सेल्सियस पैमाने में आपका ताप मापा जाता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? किस यंत्र के माध्यम से भूकंप को मापा जाता है? तो केस्कोग्राफ है, सीस्मोग्राफ है, गीगर काउंटर है, रेन गेज है, ठीक है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल से, सीस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से भूकंप को मापा जाता है। बाकी रेन गेज के द्वारा वर्षा की स्थिति की जानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका, केस्कोग्राफ मापने का एक यंत्र है, हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूकंप की तीव्रता, पौधों में वृद्धि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किया जाएगा। देखो, केस्कोग्राफ यंत्र के माध्यम से मापा जाता है कि पौधों में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, यानी पौधों की वृद्धि हेतु मापन हेतु केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। एक एक सेलेक्टेड यंत्र मापन हेतु जो प्रयोग किए जा रहे हैं, सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, वो सेलेक्टेड सीरीज है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट है आपका, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। विभिन्न भिन्न मशीनों के द्वारा किस सिद्धांत पर ये आधारित हैं? अपकेंद्रण पर, अपोहन पर, उत्क्रम परासरण पर, या विसरण पर। तो देखो, वॉशिंग मशीन में जो कपड़ों की धुलाई की जाती है, ठीक है, तो वह सिद्धांत पर कार्य करती है, तो उसे कहा जाता है अपकेंद्रण, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक एक सेलेक्टेड सीरीज है आपके लिए प्रश्नों की। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? यहाँ पर पूछा गया सदिश। सदिश का मतलब वे भौतिक राशियाँ जिन्हें मापने हेतु परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, जिसमें विस्थापन है, वेग है, बल है, आयतन है। तो देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो नहीं पूछा गया, यानी ये अदिश राशि है, ठीक है। तो बिल्कुल से बाकी विस्थापन है, वेग है, ये बल है, ये सभी सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश
राशि है। अब सदिश राशि को पूछा गया, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सदिश संवेग है, दाब है, ऊर्जा है, कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग जो है आपका सदिश राशि है। बाकी दाब, ऊर्जा, कार्य ये अदिश राशि है। ये विशेषकर मैंने आपको ट्रिक दी है, उसको भी देख लें आप एक बार। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है, बल है। तो देखिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mv। ठीक है, और कहा गया है संवेग और वेग के अनुपात, यानी वेग का अनुपात v, यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास m बचा, और m डिनोट किया जाता है द्रव्यमान के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा C। करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए नेक्स्ट है, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। ठीक है, तो बल यानी F से डिनोट करते हैं बल को, और बल बराबर यानी फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है m × a। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान और त्वरण का ये गुणनफल होता है। ठीक है, जो कि न्यूटन का द्वितीय नियम होता है, तो याद रखेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वो है बल कहलाता है। ठीक है, F बराबर m × a। करेक्ट है। अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, ऊर्जा को ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ठीक है, तो याद रखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है ना ही नष्ट की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है? इसी से संबंधित आपके कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि बस जब चलना आरंभ करती है, गाड़ी या घोड़ा जैसे बैलगाड़ी के द्वारा खींचता है तो झटके से माध्यम से व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, वो पीछे झटका लेता है या सिर उसका आगे झुक जाता है। ठीक है, तो स्थिरता का जड़त्व का नियम है ये, गति का जड़त्व का नियम है, जड़त्व आघूर्ण का नियम है ये, या द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है ये। ठीक है, तो विशेषकर जो नियम मैंने आपको बताया उनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन को रीड करना है, और ऑप्शन रीड करने के पश्चात आप समझ जाएं कि जब चलती हुई ट्रेन होती है तो चलना जैसे ही आरंभ करती है उसमें जो व्यक्ति बैठा होता है, ठीक है, तो बिल्कुल से स्थिर अवस्था में होता है, लेकिन ट्रेन जैसे ही गति अवस्था में आती है तो व्यक्ति का जो धड़ है वो गति अवस्था में आने के लिए झटका लेता है। ठीक है, उसके पश्चात नॉर्मल हो जाता है। तो ये गति का जड़त्व का नियम है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम यही प्रोसेस आपकी भिन्न भिन्न बसों या उसमें होगी। ठीक है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? अब देखिए सड़क पर जब हम चलते हैं, ठीक है, पहले ऑप्शन रीड कीजिए। बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि जितना हम दबाव किसी वस्तु पर लगाएंगे उतना ही दबाव वो पीछे की प्रतिक्रिया वह उस वस्तु की ओर करेगी। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की सहायता से ही हम चल पाते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर दबाव मार लगाते हैं, पृथ्वी अपने प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें धक्का देती है, जिसके मार से हमारा पैरों के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये जो होता है घर्षण होता है, इसी को घर्षण कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बर्फ पर क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, चिकना होता है, जिसके कारण से क्या होता है, व्यक्ति उस पर चलना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है कम होता है, जिसके माध्यम से उसे प्रतिक्रिया नहीं मिल पाती, फिसलता रहता है। घर्षण कम होने के कारण वो व्यक्ति चल नहीं पाता ठीक तरह से उस पर, ठीक है, फिसल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है, उसकी प्रतिक्रिया आर लगाई गई है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी, यानी कार क्या है आपकी सीधी समतल सड़क पर चल रही है इस प्रकार, और उसके द्वारा प्रतिक्रिया लगाई जा रही है कार के द्वारा। ठीक है, तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया का क्या परिवर्तन आएगा, यानी आगे के पहियों के द्वारा और पीछे के पहियों के द्वारा दोनों में प्रतिक्रिया लगेगी, पृथ्वी के द्वारा लगाई जाएगी। पहले वह प्रतिक्रिया करेगी कार, उसके पहिए, उसके पश्चात पृथ्वी की प्रतिक्रिया होगी। तो ऑप्शन को रीड करेंगे हम यहाँ पर, यह आर से अधिक होगा, यह आर से कम होगा, यह आर के बराबर होगा, यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है आर से कम होगा, यानी जो प्रतिक्रिया लगाई गई है कार की और पृथ्वी के द्वारा तो उसकी जो मात्रा है वो आर से कम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर
समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तेल का मुक्त पृष्ठ है, यानी जैसे ये टैंकर है आपका, ये पूरा का पूरा तेल से भरा हुआ है और ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है। तो इस पर मुक्त पृष्ठ यानी इसमें के अंदर जो भरा हुआ है उस पृष्ठ की किस प्रकार आकृति होगी, क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर गहराई अधिक होगी, परवलयी वक्र का आकार लेगा, ठीक है। तो देखिए तेल से जो अंशतः भरा हुआ एक टैंकर है, तो देखिए जब इसमें क्या होगा तो ये क्या करेगा, स्थिति बना लेगा, परवलयाकार की स्थिति बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, परवलयी वक्र के आकार की शेप हुआ ले लेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। अब त्वरण की बात की जाएगी, सबसे पहले तो त्वरण को लिखते हैं हम किससे, तो ए से लिखते हैं, ठीक है। और गति का नियम क्या हो गया था, v बराबर u प्लस ए टी, त्वरण ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ए ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, v माइनस यू बट्टे टी हो जाएगा ए बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर यह फॉर्मूला जो है आपके ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो त्वरण को ज्ञात करने का जो सही सूत्र है ए बराबर v माइनस यू बट्टे टी, ये गति का प्रथम नियम है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया या पूर्व बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। न्यूटन से पहले ही उस का नाम बताना है, बुद्धगुप्त थे, ब्रह्मगुप्त थे, आर्यभट्ट, बारहमीर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी न्यूटन ने जब बताया था लेकिन उससे पहले ही भविष्यवाणी उनके द्वारा कर दी गई थी कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित यानी कि आकर्षित होती हैं, उसका नाम था ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। चार्ल्स न्यूटन के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल से भ्रमित हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इस तरह सेट किए हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था, आपको सभी लोग जानते हैं, न्यूटन, लेकिन यहाँ पर आप भ्रमित हो जाएंगे, चार्ल्स न्यूटन थे या आइजैक न्यूटन थे, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, सर आइजैक न्यूटन नाम था उनका, ठीक है, चार्ल्स न्यूटन नाम नहीं था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कई बार गलती से विद्यार्थी इसमें छोटे छोटे नामों कन्फ्यूजन की स्थिति में वो गलत हो जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। सार्वभौमिक का नियम क्या कहता है, सभी जगह वही नियम कार्य करता है, ठीक है। तो न्यूटन के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, कोपरनिकस के द्वारा, आइंस्टाइन के द्वारा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक का नियम का प्रतिपादन किया गया था, उस महोदय का नाम है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा गति के 3 नियम दिए गए थे, ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, 3 नियम दिए गए थे, जिसमें आपका तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का, तो सभी जगह वो कार्य करता है पृथ्वी के द्वारा, ठीक है, पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा रहने वाले पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे की सीरीज के सिलेक्टेड मापन एवं यंत्रों एवं विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से हमारी सिलेक्टेड सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपके विभिन्न एग्जाम, सुपर टेट, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी आदि, यूपी पुलिस, लेखपाल, पेट एग्जाम के लिए सिलेक्टेड सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी।